हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट तीसरा नियम इसे आसान कैसे बना अध्याय 11 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 11 धीमे चले लेकिन पीछे की तरफ नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी यूल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन अपने फिल्म फोटोग्राफी विद्यार्थियों को दो समूह में बांट दिया। उन्होंने बताया कि क्लासरूम में बाईं तरफ बैठे विद्यार्थी संख्या समूह में होंगे। वे सिर्फ उसके चित्रों की संख्या के आधार पर ग्रेड देंगे। सेमेस्टर के अंतिम दिन वे हर विद्यार्थी द्वारा जमा किए गए चित्रों की संख्या गिनेंगे। 100 फोटो पर ए ग्रेड मिलेगा, 90 फोटो पर बी, 80 फोटो पर सी आदि। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में दाईं तरफ बैठने वाले सभी विद्यार्थी गुणवत्ता समूह में होंगे। उन्हें उनके काम की उत्कृष्टता के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। उन्हें पूरे सेमेस्टर में केवल एक चित्र बनाना है, लेकिन इसके आदर्श होने पर उन्हें ए ग्रेड मिलेगा। टर्म के अंत में जब विद्यार्थियों ने चित्र जमा किया तो प्रोफेसर हैरान रह गए, क्योंकि सभी सबसे अच्छे चित्र संख्या वाले समूह में बनाए थे। पूरे सेमेस्टर में ये विद्यार्थी फोटो ले रहे थे, कंपोजिशन और लाइटिंग के साथ प्रयोग रहे थे, डार्क रूम में अलग अलग रणनीतियों को आजमाकर देख रहे थे और लगातार अपनी गलतियों से सीख रहे थे। सैकड़ों फोटो खींचने में उन्होंने अपनी योग्यताओं के निखार और तराश लिया। दिलचस्प बात यह थी कि इस दौरान गुणवत्ता समूह के विद्यार्थी हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे और आदर्श चित्र के बारे में सोच रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके पास अंत में दिखाने के लिए अपुष्ट सिद्धांतों और एक औसत फोटो से ज़्यादा कुछ नहीं था। परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ योजना खोजने की कोशिश में आप आसानी से उलझ सकते हैं। वजन कम करने का सबसे तेज तरीका, मांसपेशी बढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ योजना, पार्ट टाइम व्यवसाय का आदर्श विचार। हम सर्वश्रेष्ठ नीति के बारे में इतना ज़्यादा और इतनी देर तक सोचते रहते हैं कि कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। जैसा वेल्तेयर ने लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे चेष्टा और काम के बीच का अंतर कहता हूँ। दोनों विचार समान लगते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। जब आप चेष्टा करते हैं तो आप योजना बनाते हैं, रणनीति बना रहे हैं या अध्ययन करते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छी है, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलते। दूसरी तरफ काम हमेशा परिणाम देता है। अगर मैं लाखों में दिए गए 20 विचार को रेखांकित करता हूँ जिस पर मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह चेष्टा है। दूसरी ओर अगर मैं बैठकर एक लेख लिखता हूँ तो यह काम है। अगर मैं बेहतर डाइट प्लान की खोज करता हूँ और इस बारे में कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ तो यह चेष्टा है। अगर मैं सचमुच स्वस्थ आहार खाता हूँ तो यह काम है। कई बार चेष्टा उपयोगी होती है, लेकिन इससे कभी सीधे परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्यक्तिगत प्रशिक्षण के कितनी बार बात करते हैं। यह चेष्टा आपको कभी फिट नहीं बनाएगी। केवल वर्कआउट करने के काम से ही आपको वह परिणाम मिलेगा जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यदि चेष्टा के परिणाम नहीं मिलते हैं तो हमें इसे क्या करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सचमुच योजना बनाने या ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर मामले में हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि चेष्टा हमें यह एहसास कराती है कि हम प्रगति कर रहे हैं। इसका एक अन्य लाभ यह होता है कि इसमें असफलता का जोखिम भी नहीं होता है। हम में से ज़्यादातर लोग आलोचना से बचने में माहिर होते हैं। हमें असफल होना या सार्वजनिक आलोचना झेलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इन चीज़ों की आशंकाओं वाली स्थितियों से बचने की भरसक कोशिश करते हैं। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप काम के बजाय चेष्टा में उलझ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। चेष्टा आसान है और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, इस वक्त 4 संभावित ग्राहकों से मेरी बातचीत चल रही है, स्थिति अच्छी है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, या मैं जो पुस्तक लिखना चाहता हूँ उसके लिए मैंने कुछ विचार पर विचार मंथन किया है, सब कुछ सही तरह से चल रहा है। चेष्टा में आपको महसूस होता है जैसे आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप कुछ कर नहीं रहे, बल्कि कुछ करने की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी टाल मटोल का रूप ले ले तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ योजना बनाना काफ़ी नहीं है, आपको अभ्यास करना होगा। यदि आप किसी आदत में माहिर बनना चाहते हैं तो कुंजी यह है कि आप आदर्श या पूर्ण व्यवहार के साथ शुरू करने का इंतजार नहीं करें, बल्कि इसे शुरू कर दें और दोहराते रहें।
आपको किसी नई आदत की हर विवरण को तय करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस इसका अभ्यास करने की जरूरत है। यह तीसरा नियम का पहला सबक, आपको तो बस अभ्यास करने की जरूरत है। किसी नई आदत को डालने में दरअसल कितना समय लगता है? आदत डालना यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार दोहराव के जरिए धीरे धीरे क्रमशः ज़्यादा स्वचालित बनता जाता है। आप किसी गतिविधि को जितनी ज़्यादा बार दोहराते हैं, आपके मस्तिष्क की संरचना उतनी ही ज़्यादा बदलेगी और आपको उस गतिविधि में कार्यकुशल बना देगी। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे दीर्घकालीन क्षमता विस्तार कहते हैं, जो हाल ही की गतिविधियों के आधार पर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को आपसी जुड़ाव को रेखांकित करता है। हर दोहराव के बाद कोशिका से कोशिका संकेत बेहतर बनता है और न्यूरनल कनेक्शन में कसावट आती है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में पहली बार इसका वर्णन किया था, इसलिए इसे हिल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं वे जुड़कर मजबूत बनते हैं। आदत को दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट भौतिक परिवर्तन होते हैं। संगीतकारों का सेरिबलम, जो गिटार के तार छेड़ने या वायलिन का वो खींचने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, गैर संगीतकारों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। नृत्यज्ञों के इन्फीरियर पेरिएटल लोब्यूल में ग्रेट मैटर ज़्यादा होता है, जो गणना के मुख्य भूमिका निभाता है। इसका कारण ज़्यादा होगा। इसका सीधा संबंध इस क्षेत्र में बताए गए समय की मात्रा से होता है। नृत्यज्ञ की उम्र जितनी ज़्यादा होती है और उसे जितना ज़्यादा अनुभव होता है, ग्रे मैटर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। जब वैज्ञानिकों ने लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के मस्तिष्कों का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उनका हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति के संलग्न होने वाला क्षेत्र दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। इससे भी ज़्यादा आकर्षक बात यह थी कि रिटायर होने के बाद ड्राइवर के हिप्पोकैम्पस का आकार कम हो जाता था। जिस तरह वजन उठाने के मामले में शरीर की मांसपेशियों प्रतिक्रिया करती है, उसी तरह मस्तिष्क के क्षेत्र के साथ भी होता है। जब मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी योग्यता बढ़ती है। इस्तेमाल नहीं करने पर यह क्षीण हो जाती है। आदतें स्थापित करने में व्यवहार को बार बार दोहराना महत्वपूर्ण होता है। जाहिर है, इस सच्चाई को न्यूरोसाइंटिस्ट के आगमन से बहुत पहले ही पहचाना जा चुका था। 1860 में अंग्रेज दार्शनिक जॉर्ज एच लुइस ने कहा था, किसी नई भाषा को बोलने, किसी वाद्य यंत्र को बजाने या नई गतिविधियों को करने में भारी मुश्किल महसूस की जाती है, क्योंकि अनुभूति के गुजरने के मार्ग अब तक नहीं बने हैं। बार बार दोहराने से मार्ग बन जाता है और यह मुश्किल दूर हो जाती है। ये कार्य इतने स्वचालित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी चेतन विचार के भी किया जा सकता है। सहज बोध और वैज्ञानिक परिणाम दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं, दोहराव परिवर्तन का रूप है। आप जब किसी काम को दोहराते हैं तो आप हर बार उस आदत के साथ जुड़े एक खास न्यूरल सर्किट को सक्रिय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभ्यास करना उन सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो आप किसी नई आदत को बनाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने हजारों फोटो लिए उनकी योग्यताएं बेहतर हुई, जबकि जिन विद्यार्थियों ने केवल आदर्श फोटो के बारे में सिद्धांत पढ़े या लिखे उनकी योग्यताएं बेहतर नहीं हुई। एक समूह सक्रिय अभ्यास में जुटा रहा, दूसरा निष्क्रिय सीखने में लगा रहा। एक सक्रिय हो गया, दूसरा चेष्टा में ही उलझा रहा। सारी आदतें प्रयासपूर्ण अभ्यास से स्वचालित व्यवहार तक समान ट्रेजेक्टरी या परिप्रेक्ष पथ में यात्रा करती है। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिसिटी या स्वचालितता कहा जाता है। ऑटोमेटिसिटी हर कदम के बारे में सोचे बिना व्यवहार करने की योग्यता है। जाहिर है, ऐसा तब होगा जब गैर चेतन मन कमान संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह दिखता है। कृपया आपसे अनुरोध है कि एक बार स्क्रीन पर जरूर देख लें। अगले पेज में आप देखेंगे कि यह किस तरह दिखता है। इसमें शोधकर्ताओं ने हर दिन 10 मिनट पैदल चलने जैसी वास्तविक आदत के मामले में स्वचालितता के स्तर की जांच की। इन चार्टों को वैज्ञानिक सीखने के वक्र कहते हैं और ये व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करते हैं।
आधे समय के साथ नहीं बल्कि दोहराव की वजन से बनती है। कृपया आपसे अनुरोध है कि एक बार स्क्रीन पर जरूर देख लें। मैं एक बहुत आम प्रश्न सुनाता हूँ, किसी नई आदत को डालने में कितना समय लगता है? लेकिन लोगों को दरअसल यह सवाल पूछना चाहिए, किसी नई आदत को डालने के लिए उस व्यवहार को कितनी बार दोहराने की जरूरत होती है, यानी किसी आदत को स्वचालित बनाने के लिए उसे कितनी बार दोहराना जरूरी होता है। आदत डालने के मामले में समय के संदर्भ में कोई जादुई चीज नहीं होती। यह मायने नहीं रखता कि आदत डालने में 21 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं या 300 दिन लगते हैं। मायने तो यह रखता है कि आप उस व्यवहार को कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आप किसी व्यवहार को 10 दिन में 2 बार कर सकते हैं या 200 बार कर सकते हैं। आवृत्ति या दोहराव से ही फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतें सैकड़ों या संभवतः हजारों दोहराव के बाद असमानता हुई है। नई आदतों को भी इतनी ही बार दोहराए जाने की जरूरत होती है। आपको पर्याप्त सफल प्रयास करने होते हैं जब तक कि व्यवहार आपके मस्तिष्क में दृढ़ता से नहीं बैठ जाता और आप आदत की रेखा को पार नहीं कर लेते। अभ्यास के संदर्भ में दरअसल यह मायने नहीं रखता कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने तो यह रखता है कि आप वे काम बार बार करते हैं जिसकी जरूरत आपको प्रगति करने के लिए होती है। कोई काम पूरी तरह स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का विषय है। किसी आदत को बनाने के लिए आपको इसका अभ्यास करने की जरूरत होती है। उस अभ्यास को करने का सबसे प्रभावी तरीका व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का पालन करना है। इसे आसान बनाएं। आने वाले अध्यायों में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि यह काम कैसे करना है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।